हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी ऑन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंडियन जुडिशरी। मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर 3 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस पे मैंने आपको पढ़ाया कि इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। तो इंडिपेंडेंट होती है, क्या होती है, क्यों होती है, एवरीथिंग मैं आपको इस लेक्चर में समझाने वाली हूँ कि इंडियन जुडिशरी क्या होती है, कैसे इंडिपेंडेंट होती है। एंड मेन टॉपिक जो हमारा है वो है कि मेरिट्स क्या होते हैं एंड डीमेरिट्स क्या होते हैं एक जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने के। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन जुडिशरी होती क्या है। Judiciary is a system of government which interprets and apply the law. Judiciary एक system of government होता है जो interpret करता है। interpret का मतलब होता है translate करता है। लॉज तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी बनाए हुए हैं और बहुत सारे अदर लॉज हैं जो लेजिस्लेचर ने बनाए हुए हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर ही लॉ बनाता है। लेकिन ये जुडिशरी के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से उसे ट्रांसलेट करे। ट्रांसलेट मीन्स किस तरीके से उसे समझे, किस तरीके से उसे अप्लाई करे। नाउ नेक्स्ट है अप्लाई द लॉ। अप्लाई द लॉ मीन्स होता है लॉ को लागू करना, काइंड ऑफ। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जब जजेस करते हैं, लॉज को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद जो भी केस आता है उस केस में अपने हिसाब से उस लॉ को अप्लाई करते हैं जैसा उन्हें सही लगता है। मतलब हम देखते हैं जजेस अलग अलग जो डिसीजंस लेते हैं, वर्डिक्ट्स देते हैं, वो कब देते हैं, वो इन लॉज को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने के बाद फिर ये वर्डिक्ट्स देते हैं, उसे हम कहते हैं अप्लाई करना। The Supreme Court of India, also known as the Apex Court, is the top court and the last appellate court in India, and the Chief Justice of India is its top authority. हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है, आप सबने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो एपेक्स कोर्ट होता है। एपेक्स कोर्ट कौन सा कोर्ट होता है? एक एपेक्स कोर्ट ऐसा कोर्ट होता है जिसके पास पूरा जुडिशियल कंट्रोल होता है, सारा जुडिशियल पावर उस कोर्ट के पास होता है और वो लास्ट प्लेस ऑफ जस्टिस होता है। इसका मतलब उस कोर्ट के बाद हम किसी भी दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो लास्ट कोर्ट है, उसके बाद और कोई कोर्ट है ही नहीं। एंड वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सुप्रीम होता है, उससे बड़ा हमारी कंट्री में कोई भी कोर्ट नहीं है। इज द टॉप कोर्ट। टॉप कोर्ट मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट होता है एंड लास्ट अपीलेंट कोर्ट होता है। अपील का मतलब क्या होता है कि हमें किसी लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, हम कोई केस लेकर गए कोर्ट के पास, या हो सकता है कि हमारे अगेंस्ट किसी ने केस किया हो और हम जिस भी कोर्ट पे गए उस कोर्ट ने जो भी जजमेंट है वो पास की, वो जजमेंट हमें सही नहीं लगी, हमें लगा कि हमारे साथ अनफेयर हुआ है, हमें वहाँ जो भी जज है उन्होंने गलत डिसीजन दिया है, तो हम हायर कोर्ट में अपील करते हैं, हायर कोर्ट के पास अपना केस लेकर जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप इस केस को देखिए, समझिए और फिर से जजमेंट पास कीजिए। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो लास्ट अपीलेंट कोर्ट होता है। लास्ट अपीलेंट कोर्ट मतलब कि जैसे आपका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आप गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जो लास्ट अपीलेंट कोर्ट होता है। मतलब इसके बाद ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं है जहां आप अपील करने के लिए जा सकते हो। एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इट्स टॉप अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सबसे टॉप अथॉरिटी जो होती है वो होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब सबसे टॉप जज जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उससे बड़ा कोई भी जज नहीं है, उससे बड़ी कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी। हमने जाना इंडियन जुडिशरी क्या होती है, अब हम जानते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसका स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल। पिरामिडल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कुछ
इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर। मतलब जो आप सबने सुना होगा इजिप्ट में पिरामिड है, तो उस पिरामिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर में हमारा इंडियन जुडिशरी है। क्यों है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तीन हमारे कोर्ट्स होते हैं इंडिया में। पहला होता है सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, देन हाई कोर्ट होता है जो होता है बिलो देम, एंड देन होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एट द लोएस्ट लेवल। सबसे नीचे लेवल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरे कंट्री में एक ही होता है। सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है जो यहाँ टॉप में बैठता है, जो है दिल्ली पे। इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है और ये यहाँ बैठता है। आफ्टर दैट हाई कोर्ट्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में, तो वो यहाँ बैठते हैं। वो अपने पर्टिकुलर स्टेट्स में या अपनी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में बैठते हैं। देन उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है पिरामिडल। नाउ मैं आपको हर कोर्ट के बारे में, पर्टिकुलर कोर्ट के बारे में बताती हूँ। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। हमारे कंट्री का जो हाईएस्ट कोर्ट होता है, सबसे ऊंचा कोर्ट होता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इससे बड़ा कोई भी कोर्ट नहीं होता है। इस कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था 28 जनवरी 1950 में। 28 जनवरी 1950 में इस कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम जुडिशियल बॉडी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सुप्रीम जुडिशियल बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे बड़ी कोई भी बॉडी नहीं है जुडिशरी की। सबसे टॉप बॉडी जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही होती है। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो होते हैं हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट में बैठती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और साथ ही दूसरे जजेस भी वहाँ पे बैठते हैं। मैक्सिमम 34 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चीफ जज भी कहा जाता है। जो अभी करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे हैं कंट्री के, वो हैं शरद अरविंद बोबड़े। ये हमारे अभी करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं हमारे कंट्री के। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पे हम आते हैं। हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे रहती हैं, ये हाईएस्ट कोर्ट होती हैं हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी की। इनका वर्क बेसिकली होता है अपील्स लेना लोअर कोर्ट से। इनका वर्क बेसिकली होता है अपील्स लेना, और साथ ही साथ रिट के पिटिशंस लेना इनका काम होता है। यहाँ जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, जो भी जजेस होते हैं, इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो नंबर ऑफ जजेस होता है हर स्टेट का, ये अलग अलग होता है। हर स्टेट अपने हिसाब से अलग अलग जजेस अपॉइंट करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का 22 है, दिल्ली का 60 है, देन गुजरात का 52 है। इस तरीके से हर जो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं वहाँ पे अपने हिसाब से अलग अलग स्टेट्स में जजेस अपॉइंट होते हैं। नाउ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एट द लोअर लेवल। ये कोर्ट होते हैं जो हर जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट पे होते हैं, प्रिसाइड करते हैं, और इनमें आते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड सेशन जजेस। हर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नंबर ऑफ जजेस होते हैं, इसलिए कुछ फिक्स नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपने अलग अलग जजेस अपॉइंटेड होते हैं। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट है? The Constitution of India, unlike the USA, does not follow the doctrine of separation of power, but it has been reiterated in many cases that independence of judiciary is a basic part of the Constitution.
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो यूएसए की तरह डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं मानता है। आई नो, ये सुनते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी कंट्री में तो सेपरेशन ऑफ पावर होता है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया, हम क्वासाई फेडरल होते हैं। इसका मतलब होता है हम कंप्लीटली फेडरल नहीं होते हैं। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर हमारी कंट्री में नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिस है, कोई भी ऑर्गन है गवर्नमेंट का, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। सबके पास ये पावर है कि वो अपनी अथॉरिटी यूज़ करके अपना वर्क कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी से डोमिनेटेड है, या कोई ना कोई उन्हें चेक करने के लिए है। इसीलिए हम कंप्लीटली सेपरेट नहीं है, इसलिए हम क्वासाई फेडरल है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट भले ही इंडिपेंडेंट है, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ उन्हें यूनियन गवर्नमेंट की सुननी पड़ती है, या उन्हें कहीं ना कहीं डोमिनेट होना पड़ता है यूनियन गवर्नमेंट से। तो इसीलिए हमारी कंट्री का जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है एज़ कम्पेयर टू यूएसए। बट बहुत सारे केसेस में कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स को बिल्कुल फ्री रखा गया है। जैसे हमारी जुडिशरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है, और ये बेसिक पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ? इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी दूसरा ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट उसके काम में कोई रुकाव नहीं डाल सकता, उसे किसी तरह का सजेशन नहीं दे सकता। जुडिशरी में जो जजेस बैठे हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस केसेस में कैसा डिसीजन लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। एंड इवन उनके पास इतनी तक पावर होती है कि यदि गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है और उन्हें लगता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया के अगेंस्ट है, तो वो उस लॉ के अगेंस्ट भी कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं। इतनी तक अथॉरिटी होती है हमारी जुडिशरी को। तो आप सोचिए कितनी इंडिपेंडेंट होती है। फॉर द जुडिशरी टू बी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल टू सर्व द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स, द जजेस नीड्स टू एक्ट फेयरली, रीजनेबली, फ्री ऑफ एनी फियर एंड फेवर। हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, साथ ही इम्पार्शियल मतलब कि वहाँ जो जजेस हैं वो किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर या किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी का सपोर्ट ना करे। ऐसा इम्पार्शियल बनाने के लिए इम्पोर्टेंट था कि जो जजेस हैं वो फेयरली एक्ट करें, रीजनेबली एक्ट करे। रीजनेबली मतलब होता है कि रीज़न से एक्ट करे, लॉजिक से एक्ट करे, और किसी भी डर से, किसी भी फेवर से फ्री हों। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सबसे पहली बात कि कोई भी मिनिस्टर किसी जज को अपॉइंट नहीं करता है। जजेस आर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और किसी भी लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का कोई हाथ नहीं होता है जजेस के अपॉइंटमेंट में। साथ ही साथ जैसे कहा कि लॉ सबके लिए सेम होता है, तो जजेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जब केसेस सुने तो अच्छे से उन केसेस के जो लॉज हैं, जो भी लॉज उसमें लगेंगे, उसे इंटरप्रेट करें और फेयर डिसीजन लें। इसीलिए जजेस को ज़्यादा किसी मिनिस्टर वगैरह से मिलना भी अलाउ नहीं होता है, और उनको किसी का डर नहीं होता है। क्यों डर नहीं होता है? क्योंकि जस्ट थिंक, जैसे यदि जुडिशरी किसी के अंडर होती, सपोज एग्जीक्यूटिव के अंडर होती, तो जजेस एग्जीक्यूटिव के मिनिस्टर से डरते, एग्जीक्यूटिव के मेंबर से डरते, क्योंकि यदि उन्होंने एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स के अगेंस्ट कोई डिसीजन पास किया तो उन्हें अपनी पोजीशन से हटा दिया जाएगा या उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पर जुडिशरी में ऐसा नहीं होता है, उन्हें किसी का भी डर नहीं होता है। The judiciary stands between the citizen and the state as a rampart against misuse or abuse of power by the executive. जो जुडिशरी होती है वो स्टैंड करती है सिटीज़न और स्टेट के बीच, और यदि स्टेट के एग्जीक्यूटिव्स कोई भी मिसयूज़ करते हैं पावर का जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, तो वहाँ पे जुडिशरी खड़ी होती है और लोगों के अगेंस्ट, लोगों का सपोर्ट करके एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट फाइट करती है। Therefore, it is absolutely essential for the judiciary to be free from executive pressure or influence that has been provided in various provisions of the Constitution.
इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव जो मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का जो प्रेशर है, उनका इन्फ्लुएंस है, उससे फ्री रहे, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से काम कर पाए और एक इम्पार्शियल एंड फेयर डिसीजन ले पाए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारी जुडिशरी क्यों इंडिपेंडेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मेरिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट्स क्या क्या होते हैं, फ़ायदे क्या क्या होते हैं। सॉरी, मेरिट्स ऑफ इंडियन जुडिशरी, यहाँ पे मैंने मेरिट्स ऑफ इंडियन जुडिशरी लिखा है। इट विल बी मेरिट्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी। इंडिपेंडेंस मतलब हमारी जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो मैं यहाँ पे आप सबको बताने वाली हूँ। जस्ट अ सेकेंड, स्टार्ट करते ही है हम अपना टॉपिक। ओके, फर्स्ट है हेल्प टू मेंटेन द रिक्वायर्ड जज स्ट्रेंथ एट ऑल लेवल्स ऑफ कोर्ट। सबसे पहला मेरिट ये होता है कि हर लेवल ऑफ कोर्ट जो है वहाँ पे जितने जजेस चाहिए उतने ही जजेस रहते हैं, ना उससे ज़्यादा होते हैं ना उससे कम होते हैं, क्योंकि इन्हें जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। देन प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, किसी के प्रेशर में नहीं होती है, इसलिए लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स है उसे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाती है। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के राइट को इन्फ्रिंज कर दे, नहीं, यदि करेगा तो वो कोर्ट जा सकता है और कोर्ट हेल्प करेगा सिटीजन की, उनकी उनके राइट्स उन्हें वापस दिलाने में। और यदि कोई मिनिस्टर भी ऐसा करता है, यदि कोई मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर भी ऐसा करता है कि सिटीजन्स की राइट्स ले ले, तो भी कोर्ट उन सिटीजन्स को सपोर्ट करेगा, क्योंकि कोर्ट बिल्कुल इम्पार्शियल नहीं होता है और कोर्ट पे किसी का प्रेशर नहीं होता है। इनेबल्स जुडिशरी टू गार्ड अगेंस्ट लेजिस्लेटिव हैस्ट एंड रैशनेस। जितनी भी लेजिस्लेचर है जो लॉ बनाते हैं, ऑब्वियसली आप सोचिए आज जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है, हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि हाँ गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए भी काम करती है, बट कुछ ऐसे पर्टिकुलर मिनिस्टर्स होते हैं जो सिर्फ खुद का सोचते हैं, या कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जो सिर्फ खुद का सोचती है। तो इस कारण से जब हमारी गवर्नमेंट खुद का सोचने लग जाएगी तो लोगों का कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने तो उन्हें पावर दे दी है, अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी वेलफेयर के लिए वो लोग काम करें। तो जुडिशरी का ये काम होता है कि जब लेजिस्लेचर ऐसे लॉज बनाता है जो लोगों को फ़ायदा नहीं करेंगे, जो उनके सेल्फिश मोटिव के लिए है, जब एग्जीक्यूटिव ऐसे कुछ काम करते हैं जो उनके सेल्फिश मोटिव के लिए, तो वहाँ पे जुडिशरी ये इंश्योर करता है कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, लोगों को प्रोटेक्ट करे किसी भी तरह के अनफेयर ट्रीटमेंट से। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस बाय एन इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट एजेंसी इंश्योरिंग फेयर सिलेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं डायरेक्टली सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस करते हैं जजेस का, तो इस कारण से एक फेयर सिलेक्शन होता है। अब क्या है, जहाँ पे मंत्रीज एंड उनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, इन सब का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, वहाँ पे आप जानते हैं कितना फेयरनेस होगी, कितनी फेयरनेस नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे ऐसा कोई सिलेक्शन प्रोसेस ही नहीं है, जजेस का सिलेक्शन बहुत हार्ड होता है, इन्हें कई तरह के एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, मतलब एक नॉर्मल पर्सन का वो एग्ज़ाम क्लियर करना इम्पॉसिबल है। तो आप सोचिए कितने इंटेलिजेंट होते होंगे जजेस, प्लस इनका इंटरव्यू होता है, एंड इंटरव्यू में ऐसा पर्सन जो रियली डिज़र्व करता है वो पोजीशन, सिर्फ उसे ही सेलेक्ट करके जज बनाया जाता है। तो एक फेयर सिलेक्शन होता है और एक अच्छे कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है जो सच में जज बनना डिज़र्व करता है। तो इसीलिए हमारे जजेस जो होते हैं वो क्वालिटी जजेस होते हैं। द जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से ये हुआ कि जुडिशरी खुद इंडिपेंडेंट हो पाई और कोई बायसनेस नहीं है, किसी तरह का भेदभाव, किसी भी तरह का, किसी को सही डिसीजन देना, किसी को सही डिसीजन नहीं देना, ये सारी चीज़ें हमारी जुडिशरी में नहीं होती। नाउ कमिंग टू डीमेरिट्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी।
हमारी इंडियन जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के क्या क्या डीमेरिट्स हैं। तो देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी। तो सबसे पहला डीमेरिट जो है वो है वॉयलेट्स द स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यस, सेपरेशन ऑफ पावर हमारी कंट्री का एक स्पिरिट है। स्पिरिट इन द सेंस हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि हम एक फेडरल गवर्नमेंट में जीते हैं, हमारी गवर्नमेंट फेडरल है एंड सेपरेशन ऑफ पावर होगी, इक्वली सबको पावर मिलेगी और सब सारे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। लेकिन जहाँ जुडिशरी की बात आती है वहाँ पे थोड़ा स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वॉयलेट हो जाती है। क्यों वॉयलेट हो जाती है? क्योंकि हमने एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट छोड़ रखा है, किसी का प्रेशर नहीं होता, कोई चेक करने नहीं जाता कि जजेस सही डिसीजन दे रहे हैं कि गलत डिसीजन दे रहे हैं। आई नो मैं थोड़ी कॉन्ट्रेरी बात कर रही हूँ, अभी मैं मेरिट्स में मैंने बहुत तारीफ़ की, तारीफ़ करने लायक चीज़ है क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट एंड क्वालिटी जजेस होते हैं। बट येस, जब डीमेरिट्स की बात करें तो ये तो डीमेरिट है कि एक सेपरेशन ऑफ पावर जो कंट्री कहती है हम देते हैं, वहाँ पे एक ऑर्गन को बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है, पूरा इंडिपेंडेंट कर दिया है, उनके सिलेक्शन तक में किसी का हाथ नहीं होता। तो हो सकता है कभी वो अपने पावर का मिसयूज़ करें, कभी वो गलत डिसीजन ले, कभी वो बायस हो जाए। हर केसेस में नहीं, मैक्सिमम केसेस में सही डिसीजन होता है, बट कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज अफेक्टेड। मैं आपको बताती हूँ ये स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसे अफेक्ट हुआ। हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो ऑफ द पीपल है, फॉर द पीपल है एंड बाय द पीपल है। लेकिन जहाँ पे हम जुडिशरी की बात करते हैं वो भी एक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन जुडिशरी के जो जजेस होते हैं क्या वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के? बिल्कुल नहीं है। उन्हें तो सिलेक्शन प्रोसेस से सेलेक्ट किया गया है। तो इसीलिए जो हमारे कंट्री का एक सिस्टम है कि रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के, जो लोगों के बीच से निकल कर जाएंगे पार्लियामेंट में और हमारे लिए लॉ बनाएंगे और हमारी कंट्री को संभालेंगे, ये जो एक फंक्शन है गवर्नमेंट का, ये इफेक्ट होता है। जुडिशियल रिव्यू डिलेज द ऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्पोर्टेंट एंड प्रेसिंग सोशल पॉलिसीज। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि यदि लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया तो वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि वो उस पर जुडिशियल रिव्यू दे सकती है। मतलब जजेस ने कहा कि हम ये लॉ को देखेंगे, समझेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि यदि कोई लॉ बना, उस समय कोई इशू है, सोशल इशू है, कोई प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम, और लॉ बना और जजेस के सोशल रिव्यू के लिए वो लॉ ठहर गया कि जजेस जुडिशियल रिव्यू के बाद उसे पास करवाएंगे, या जजेस को सही नहीं लगा, तो वो फिर बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है क्योंकि वो लॉ पास भी नहीं हो पाता, मतलब पास होने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता क्योंकि वो कोर्ट्स में रुक जाता है और ये बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है। इट मेक्स जुडिशरी द सुपर लेजिस्लेचर, और ये जुडिशरी को सुपर लेजिस्लेचर बनाता है। सुपर लेजिस्लेचर मतलब हम तो जानते हैं हमारी कंट्री के पास एक ऑर्गन है लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, तो जुडिशरी का काम लॉ बनाना नहीं है। तो यहाँ सुपर लेजिस्लेचर क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि भले ही जुडिशरी का काम लॉ बनाना नहीं है, लेकिन उसे इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट मतलब अपने हिसाब से समझ के अप्लाई करना। तो यहाँ पे तो जुडिशरी खुद ही लेजिस्लेचर बन गई, क्योंकि ये जुडिशरी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से किस लॉ को इंटरप्रेट करती है, समझती है और फिर अप्लाई करती है। तो वो तो खुद लेजिस्लेचर बन गई। साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो भी कहीं ना कहीं जुडिशरी को एक लेजिस्लेचर ही बना देती है, लॉ मेकिंग बॉडी ही बना देती है, भले ही इनडायरेक्टली। तो ये सारे डीमेरिट्स हैं ऑफ इंडियन जुडिशरी। बट मैं कंक्लूड इस चीज़ से करना चाहूँगी कि भले ही कुछ डीमेरिट्स हैं हमारी जुडिशरी के, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक अच्छा स्टेप था और आज भी एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि बहुत फेयरनेस है हमारी जुडिशरी में। क्योंकि जुडिशरी इतनी फेयर है, इसी कारण से हमारे कंट्री में राइट्स जो हैं लोगों को मिल पाते हैं। जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं वो भी गलती करते हैं तो वो जेल जा पाते हैं। और ये ऐसी एक जगह है जहाँ पे छोटे से
से लेके बड़े तक की सुनी जाती है। यहाँ पे कोई रिच या कोई पुअर नहीं होता है, यहाँ पे सब इक्वल होते हैं। यहाँ पे सिर्फ दो लोग होते हैं, जिसने क्राइम किया है और जिसे जस्टिस चाहिए, बस दो लोग। और इन दो लोगों के बीच जजेस का जजमेंट होता है। भले ये थोड़ा लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, बट स्टिल सबसे अच्छा ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट मेरे हिसाब से जुडिशरी ही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।